दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बचा हुआ प्रश्न है उसी को बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बचा हुआ प्रश्न ज़्यादा नहीं बचा है, 3 एग्जाम्पल बचा है, 1 2 3 3 ही एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल अभी जानबूझ के छोड़े हैं। और उसके बाद आप लोगों का प्रश्न नंबर 5, 9, उसके बाद 10 हो गया है, 11, 12 और 13। तो आज हम सोच रहे हैं कि इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करा दिया जाए और अगले लेक्चर में ले लेंगे हम एग्जाम्पल्स। तो देखिए पहले हम 5 नंबर प्रश्नों को अभी के लिए छोड़ रहे हैं, इसको मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना। उसके बाद हम और आगे इसी का प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो है आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का प्रश्न नंबर 9, पहले मैं बताता हूँ 9 नंबर, 11, 12 फिर 13 नंबर। या तो चलिए मैं पहले 5 को ही बता देता हूँ, 5 को ही पहले बता देता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या है। पहली बात तो हम आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आप लोग हमको एक चीज़ बता दीजिएगा भाई पहले, कि जो मैं लिखता हूँ, जैसे मैं प्रश्न तो लिखता नहीं हूँ, आपको पता ही है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कि या फिर प्रॉब्लम का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है कि नहीं हमको प्रश्न लिखा हो रहा है तो और बेहतर है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जैसा भी होगा। अगर इसी पर अच्छा है तो भाई बढ़िया ही है। जैसे इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे अगर प्रश्न लिखने लगेंगे तो 2 से 3 प्रश्न 1-1 घंटा लग जाता है, क्योंकि लिखना मिटाना लिखना तो। लेकिन इसमें क्या है, फ़ायदा है थोड़ा। तो ये लेक्चर तो खैर हम बना दे रहे हैं, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न, पहले तो हम 5 नंबर कहाँ गया भाई साहब। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से। पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो वही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी स्पर्श बिंदु यहाँ है। अब इस पर अगर मैं लंब ऐसे खींच रहा हूँ तो हमको सिद्ध करना है कि ये चीज़ जो ये गुजर रही है, ये कहाँ से जा रही है, सेंटर से। कहाँ से जा रही है, सेंटर से। तो आप कहेंगे ऐसा है, सेंटर से तो जाती ही है, तो क्या होगा, प्रूव करके। आप यही ना कहेंगे भाई सेंटर से तो जा ही रहा है तो क्या होगा, प्रूव करके। लेकिन भाई आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर सेंटर से जा रही है, ये चीज़ तो हमें पता ही है कि सेंटर से ही जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी वही हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग अभी क्लास 10th में पढ़े होंगे कि सिद्ध कीजिए कड़िम 3, कड़िम 5, कड़िम 2 अपरिमेय है। तो आप कैसे करते हैं, कहेंगे पहले मैं मान लेता हूँ परिमेय है, तो पहले वही हम इसमें उल्टा करेंगे। आप लोग इस परमेय को 10.1 में पढ़ चुके हैं, परमेय 10.1 में आप लोग यही पढ़े हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस परमेय को, जैसे इस परमेय को मैंने सीधा प्रूव किया है, बट इसमें हम थोड़ा उल्टा से चलेंगे। उल्टा से चलेंगे, जो आएगा वही हमको करना है। तो आप कहेंगे ऐसा है, इस प्रश्न को करने के लिए पहले जब हमको उल्टा ही चलना है तो कोई पहले मान लेते हैं। तो पहले तो आप लोग एक सेंटर बना लिए, सर्किल बना लिए, बन गया, बहुत बढ़िया। आप लोग को पता है कि ए रेखा मान लीजिए मैंने ले लिया एक्स वाई। अब मैं बोलूँगा कि सेंटर ले लिया मैंने ओ, और मैंने कोई अलग बिंदु ले लिया ओ डैश, अलग बिंदु कोई ले लिया ओ डैश, इसको मिला दिया। आप लोग कहेंगे यही चीज़ सत्य है, यही चीज़ क्या है, सही है, यही ना सही है। लेकिन मैंने मान लिया कुछ दूसरा, मैंने मान लिया कि नहीं सेंटर नहीं, कोई दूसरा बिंदु मैंने ले लिया, कोई दूसरा बिंदु ले लिया, और उसके बाद वहाँ से जब डाला है तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, यही तो हुआ। अगर हमको प्रूव करना कि सेंटर से जाती है तो पहले कोई बिंदु ले लेंगे जो सेंटर पर ना हो, और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि नहीं दोनों सेम है, तो हो जाएगा। तो आप कहेंगे चलिए इतना तो ठीक है, मैंने जो भी मानना था मान लिया। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा खिड़की बंद कर दें, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैंने जो मानना था मान लिया इस प्रकार से। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे परमेय को प्रूव करते हैं तो उसी तरह इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ
अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, जो चीज़ दिया है उसको और जो चीज़ प्रूव करना है उसको सब लिखते हुए साथ में चले। दिया है, सॉरी दिया है, आप कहेंगे जब दिया है तो चलिए लिखिए। तो आप कहेंगे इसमें लिखने वाली क्या बात है, अरे केंद्र ओ वाला एक वृत्त है तो लिख देंगे कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त है। तो केंद्र ओ वाला एक वृत्त है और वृत्त के बिंदु P पर, जैसे भाई आप कहेंगे कि बिंदु P कहाँ से आ गया, तो इसको बिंदु P ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपली देखिए, ऐसा नहीं कि आप अपने मेथड से किसी प्रश्न को सॉल्व करने का कई तरीका होता है। मैं जब अपरिमेय परिमेय प्रूव कर रहा था तो भी बताया था, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि किसी एक सवाल को करने का कई तरीका होता है। तो आप यहाँ पर ले लीजिए कि केंद्र O वाले एक वृत्त, केंद्र O वाले एक वृत्त, केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY खींची गई है। आप लोग कहेंगे कि प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव यही करना है कि OPY सिद्ध करना है। मैं इस प्रश्न में यही लिख रहा हूँ और मैं पूरे प्रश्न में नहीं लिखूंगा। सिद्ध करना है कि OP जो होता है परपेंडिकुलर होता है XY। आप कहेंगे OP परपेंडिकुलर टू XY, ये चीज़ हमको यही प्रूव करना है। तो अब इसमें जो चीज़ रचना वचना मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं तो रचना इसमें लिखने की कोई खास बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे रचना जो है वो सिंपल चीज़ है। सिंपल क्या है, अरे हमने O डैश एक माना है तो वही O डैश लेना है हमको। तो मैं मान सकता हूँ कि स्पर्श रेखा से, जैसे मैं मान लिया कि स्पर्श रेखा से मैंने जब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से O डैश को मिला दिया, और चूंकि मैं पहले से ही मान लिया हूँ कि O डैश से गुजरता है, तो आप कहेंगे जब इस चीज़ को लिख देंगे। चलिए इस चीज़ को भाई मेरे को तो लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए लिख दें। चलिए स्पर्श बिंदु, आधा ही लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब O डैश से, या खींचा गया रेखा O डैश से गुजरता है। तो आप कहेंगे अगर ये चीज़ गुजरता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल O डैश PY इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों हुआ है, परमेय 10.1 यही बोलता है, परमेय 10.1 यही बोलता है। तो इसलिए आप यहाँ से इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ और जानते हैं कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। इससे अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज़ खींचा है, कोई भी रेखा खींचा हुआ है, या फिर कोई रेखा मान लीजिए केंद्र से गुजर रही है, या फिर कोई चीज़ हमने खींचा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो 90 डिग्री का कार्य करती है। आप कहेंगे नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, तो चलिए दूसरे लैंग्वेज में समझिए। आप कहेंगे कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु समझ रहे हैं कि नहीं। स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु ए पॉइंट है। तो आप कहेंगे कि अगर स्पर्श बिंदु से जब मैं इसको मिला दूंगा तो 90 डिग्री होगा। क्यों भाई, त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या 90 डिग्री का कार्य करती है। तो एक लाइन हमको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ओ भाई साहब रुकिए, दिख रहा है कि नहीं तो सब गड़बड़, हाँ दिख तो रहा है। जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। अगर ये चीज़ लंबवत होती है तो आप कहेंगे करना क्या है, आप लिख दीजिए कि एंगल OPY इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप कहेंगे कि
समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2। तो मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, मैं चूँकि ऊपर लिख दे रहा हूँ तो आप लोग उतना तो समझ जाएंगे ही, ठीक है ना। अब क्या ही पूरा मिटाया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा मिटा कर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसे आप आगे क्या लिखेंगे आप लोग कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से आप लोग कहेंगे अच्छा 1 2 क्यों लिए हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, तो आप कहेंगे कि एंगल ओ पी वाई इक्वल टू, इस 90 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ओ डैश पी वाई। आप कहेंगे ऐसा है, ये कोण और ये कोण बराबर है। कैसे बराबर है, मैंने कहा ऐसा है, 2 कोण मैं खींच दिया, मैंने बोला ये कोण और ये कोण बराबर है। आप कहेंगे बराबर तभी हो सकता है जब ये रेखा इस रेखा पर क्या हो, संपाती हो। यानी मैं कह सकता हूँ कि लास्ट वाला पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ से एक लाइन और लिख सकते हैं, अतः यह तभी संभव है जब, अतः यह तभी संभव है, तभी संभव है जब O इक्वल टू ओ डैश, जब O इक्वल टू हो जाए किसके, O डैश के। तो आप कहेंगे इतना तो हो गया, लेकिन हमको ये तो प्रूव करना नहीं था। हमको क्या प्रूव करना था कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर 90 स्पर्श बिंदु से अगर रेखा खींच रहे हैं तो वो केंद्र से जाती है। तो इतना लिखने के बाद अब आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा। मेरे को एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन जो है उसी में से लिखना है। देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा कि वृत्त के, कहाँ गया भाई, हाँ, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यही क्वेश्चन था, यही आप लोगों को लास्ट में लिख देना है। तो आप लोग यहाँ स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा। ओके, स्टेटमेंट। हमें लगता है कि आप लोगों को अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 5वां प्रश्न यही था और इसी प्रश्न को लेकर मैंने सोचा शुरू कर दिया जाए आज। अब ज़्यादा नहीं बचा है तो ख़त्म करना ही बेहतर रहेगा। तो अब जो है हम शुरू करते हैं, आप लोग को चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बच्चों, 9 नंबर प्रश्न दिया है। पहले तो मैं प्रश्न को बोल देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर प्रश्न लिखना भी चाहूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक तो प्रश्न आ जाएगा, इतने डायग्राम तो मैं फिर लिख कर प्रश्न मिटाना पड़ेगा तुरंत, तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न जो दिया है, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आकृति, मतलब जो भी आकृति दिया है आकृति में कह रहा कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 समानांतर, जैसे देखिए एक्स डैश वाई समांतर है, तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं तथा स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिंपली हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी, देखिए अधूरा बन गया था, ए भी दिया है ए चीज, तो कह रहा कि ए ओ बी इक्वल टू, आप प्रूव कर दीजिए कि ए कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है, फिर कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। पहले तो आप क्या कीजिएगा, जो चीज़ दिया है जो दिया है आप उसे क्या कीजिए, सिंपली लिख दीजिए। तो दिया क्या है इसमें, मैं दिया में एक चीज़ लिख सकता हूँ कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त की 2 समानांतर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तीसरी स्पर्श रेखा ए भी तो स्पर्श रेखा ही है ना, तीसरी स्पर्श रेखा ए बी खींची गई है जो इसको पॉइंट C पर और इन रेखाओं को एक्स डैश वाई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इससे जो है दिया है हमें लिख सकते हैं। आपको सिद्ध करना है
कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। आपको ये कोण प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री। तो आप सोचेंगे कि अगर ये कोण हमको प्रूव करना है तो फिर किस प्रकार से होगा। तो सिंपली एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए हमको ये कोण प्रूव करना है तो पहले तो हमें इसके लिए कौन सा प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ का कोण, ये दोनों कोण कैसे प्रूव करना होगा मैं बताता हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, आपको एक चीज और पता होगा कि अगर ये स्पर्श रेखा है तो यानी ये स्पर्श बिंदु है, और जब ये स्पर्श बिंदु है तो यहाँ का कोण 90 डिग्री होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस आकृति को देखकर। तो अब आप कहेंगे ऐसा है, दिया है मैंने लिख लिया, जो चीज़ सिद्ध करना मैंने उसको लिख लिया, तो अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो आगे का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसे, देखिए, आप कहेंगे ऐसा कीजिए, पहले इसको सर्वांगसम प्रूव कीजिए। सर्वांगसम प्रूव इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जब ये सर्वांगसम प्रूव हो गया कि हाँ ये सर्वांगसम है, तो यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे अभी तो मेरे को नहीं ना पता है कि कौन सा कोण कितना है, लेकिन अगर सर्वांगसम प्रूव कर देते हैं तो ये कोण, ये दोनों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली हमको इसमें वही करना है। तो अब पहले हम चलते हैं त्रिभुज पी ओ ए में या ए पी ओ में। ए पी ओ, देखिए पहले आप लोग समझिए, इसको मत लिखिए, पहले क्या लिख लीजिए कि कोण P इक्वल टू कोण C। क्यों हुआ है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाया गया है, तो इसलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री है। आप कहेंगे ठीक है 90 डिग्री है, ठीक है समझ में आ गया। ये रेखा AO इक्वल टू AO क्यों हुआ है, आप कहेंगे इसमें क्या बात है, AO दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। अब उसके बाद एक तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि AP और AC ये क्या है, इक्वल है। AP और AC बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श रेखा। आप कहेंगे ऐसा है, जब इतना चीज हो गया तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप कहेंगे ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम प्रूव हो गया, और अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो गया तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि पहले तो चलिए एक बार लिख दें कि त्रिभुज APO सर्वांगसम त्रिभुज AOC, इतना हमने क्या किया, इसको प्रूव कर लिया। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल PAO जो है ये CAO के क्या चीज़ है, इक्वल है। भाई यहाँ का कोण जो है आप लोग देखिएगा, एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO बराबर है, कैसे है, CPCT। देखिए मैं तो यहाँ भूल ही गया, इस चीज़ को लिख देंगे आप RHS से। RHS यहाँ LHS RHS मत समझिएगा, ये सर्वांगसमता का एक नियम है। अगर कोण एक 90 डिग्री हो जाता है तो RHS वहाँ पर आ जाता है। तो आप कहेंगे, अब देखिए, अब आप लोग अगर कहें तो सेम काम, यही सेम काम, एकदम सेम, एकदम डिक्टो, बस फोटोकॉपी है, समझ लीजिए। बस यहाँ पर जहाँ ABOB लिखा है हमको OB कर देना है। जो काम मैंने इसके लिए किया है वही काम मैं इसके लिए करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, चूँकि इस चीज़ को लिखना नहीं है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड। तो मैं इस चीज़ को, अच्छा चलिए बता ही देते हैं, नहीं तो वही गड़बड़ी है। तो आप कहेंगे कि सेम काम वही यहाँ भी करना है, कोण C और कोण Q 90 डिग्री। तो कोण C और कोण Q कैसे बराबर है, 90 डिग्री। आप कहेंगे AO था तो OB इसमें है, OB इक्वल टू OB कैसे है, उभयनिष्ठ है। उसके बाद जब इतना हो गया तो चलिए इसके आगे,
इसके आगे तो आसान ही है, AP था तो यहाँ पर QB, अब BC, QB इक्वल टू BC क्या चीज़ है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इसको तो मैं एक चीज लिख सकता था इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार लिखकर मैं डायरेक्ट लिख सकता था एक चीज, ठीक है ना। यहाँ से इतना कर लिया ना, इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए एक चीज़ और कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस है, लिख सकते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार आप डायरेक्टली इतना लिखने के बाद इसी प्रकार QBO एंगल QBO इक्वल टू एंगल OBC CPCT से ही, CPCT से समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इस चीज़ को आप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है इसको मिटा सकते हैं, और नहीं तो आपको मन कर रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो यहाँ तक का आपका हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों को और पता है जो कि मैं दिया है, मैं पहले ही आप लोग लिख चुके हैं, मैं तो नहीं लिखा हूँ भाई, लेकिन आप लोग तो लिखे ही होंगे। आप कहेंगे क्या, वो भी बता देते हैं। देखिए आप कहेंगे अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं, चलिए एक लाइन लिख ही देते हैं कि चूंकि x डैश y डैश है, इसका मतलब पैरेलल समांतर ही होता है। तो x डैश y डैश क्या है? समांतर है। अगर समांतर है तो अंतः कोणों यानी आसन्न अंतः कोण, ठीक है ना, किसी भी समांतर रेखा के, किसी भी दो समांतर रेखा के अगर हम कोई एक रेखा गुजार रहे हैं तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो आप कहेंगे अगर 180 होता है तो इतना लिखने के बाद आप लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, देखिए एंगल PAO प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल QBO इक्वल टू हो जाएगा 180 अंश। कैसे? अंतः कोण या फिर आसन्न अंतः कोण, आसन्न अंतः कोण। तो आप लोग कहेंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब हमको निकालने की क्या ही आवश्यकता थी, ये सब निकालने की क्या ही आवश्यकता थी। तो ए कोण क्या होगा? अभी आपने प्रूव किया कि ए कोण इक्वल है। अगर ये चीज इक्वल है तो आप लोग देखिए, आप लोग को निकालना क्या है? OAC और OBC। तो आप क्या कीजिए, PAO को लिख सकते हैं CAO या OAC। तो मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख दूंगा समीकरण 1 से CAO या OAC लिखते हैं। चलिए OAC प्लस OBC प्लस इसको बदल दीजिए OBC में, OBC इक्वल टू 180 अंश। तो आप कहेंगे दो बार है ना, तो 2 को ले लीजिए कॉमन। अब डायरेक्टली मैं एक लाइन और लेकिन जोड़ूंगा नहीं, तो आप कहेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ऑफ OAC प्लस एंगल ऑफ OBC इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 से इसको काट देंगे तो आप कहेंगे आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ ठीक। तो आप कहेंगे कि इस प्रकार से यहाँ से आ गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि इन दोनों को, जैसे इस त्रिभुज को, अब लीजिए आप इस पूरे त्रिभुज को, तो इसके आगे का प्रोसेस आप लोग करेंगे। कहाँ तक आप लोग को दिख रहा है? यहाँ तक। तो आप इसके आगे करेंगे क्या? इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा इरेज कर दूंगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। थोड़ा सा ही इरेज करूंगा क्वेश्चन और जो सिद्ध करना था। तो आप कहेंगे कि इसके आगे का काम कैसे होगा? तो इसके आगे का काम बहुत ही सिंपल है। कैसे? देखिए, लिखेंगे आप कि त्रिभुज OBA में या AOB में, आप कहेंगे अच्छा AOB में क्या चीज दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि ये कोण, ये कोण, ये कोण,
तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि एंगल ए, मैं अधूरा लिखता हूँ, एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप कहेंगे ऐसा है, अभी मैंने नीचे प्रूव कर लिया, देखिए ए बी है, हम लोगों ने यही ना प्रूव किया, ओ ए सी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग है 90 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों कोणों का योग, यानी एंगल ए एंगल बी का मान है 90, तो 90 घटा देंगे। आप कहेंगे एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ओ का ही नाम है ए ओ बी। ए ओ बी मैं तो लिखने के लिए ही ऐसा किया था, तो यही आप लोगों को प्रूव करना था। तो पहले तो देखिए, मैं यही राय दूंगा आप लोगों से कि प्रूविंग क्वेश्चन में पहले ये ध्यान दीजिए करना क्या है, करना क्या है। आप लोग कहेंगे अगर हमको ये 90 प्रूव करना था तो इसके लिए पहले तो मैं ये देखा दोनों समांतर है, अगर समांतर है तो आसन्न कोणों का योग 90 डिग्री 180 अंश होता है, और जब 180 अंश होता है तो आप कहेंगे कि जब 180 अंश हो गया तो हमने सर्वांग समता प्रूव करके ये दोनों कोण इक्वल बता दिया, और जब इक्वल बता दिया तो आप लोग यहाँ से त्रिभुज ला यानी अंतर कोणों का योग से कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्रश्न तो बहुत छोटा सा है, लेकिन प्रूफ उसका अब देखते हैं कितना लाइन में जाता है। प्रूफ कह रहा है सिंपली, पहले तो प्रश्न एक बार देख लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, किसी भी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, देखिए स्पर्श रेखा ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आप कहेंगे ऐसा बात है, तो ए बी सी डी कोई चतुर्भुज ले लिया मैंने, और कह रहा है कि अगर आपको ये चीज़ प्रूव करना है कि किसी भी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज है, वो कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, तो इसके लिए आप सभी भुजाओं को समान कर दीजिए। तो आप कहेंगे हमें दो चीज़ तो दिया ही है कि ये भुजा ये भुजा, ये भुजा ये भुजा क्या चीज़ है, इक्वल है, और आप कहेंगे ये बिंदु भी क्या चीज़ है, स्पर्श बिंदु है। तो सिंपली वही काम, सेम काम वही करेंगे। पहले जो चीज़ दिया है, चलिए आप ही लोग करेंगे दिया है वाला, मैं तो इसमें नहीं बताने वाला हूँ, मैं बोल दूंगा भाई दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए मैं जो नामकरण किया हूँ आप लोग कुछ और भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं मैं जो लिया हूँ आप वही दीजिए, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर PQRSO, इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमको बाहर भुजा देखना है ना। तो आप कहेंगे ऐसा है, दिया है में हम क्या लिखेंगे, दिया है में आप सिंपली लिख दीजिएगा कि O केंद्र वाला एक वृत्त, O केंद्र वाला एक वृत्त जिसके 4 स्पर्श रेखाएं, या फिर 4 ना लिखकर डायरेक्टली लिख दीजिएगा, जिसकी स्पर्श रेखाएं BC CD DA तथा AB हैं, ठीक है ना। और इनके स्पर्श बिंदु क्रमशः RS PQ हैं। फिर से सुनिए, कोई O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके AB BC CD DA स्पर्श रेखा हैं, और अगर स्पर्श रेखा हैं तो QRSP स्पर्श बिंदु हैं क्रमशः, भाई क्रम से ही है ना। तो इतना करने के बाद आप कहेंगे हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो इसी के तलाश में हम लोग को चलना है आगे। तो आप कहेंगे ऐसा है, आप पहले लिखिए एक चीज़, क्या लिखना है, लिख देंगे कि
आर और क्यू, मैं एक लिखूंगा उसके बाद इसी प्रकार लगाते हुए पूरा करते चले जाऊंगा। आर और बी, आर और क्यू स्पर्श बिंदु हैं, स्पर्श बिंदु हैं। आप कहेंगे इसमें कोई ये तो है नहीं कि मेरे को नहीं आता है, वो तो पता ही है कि ये चीज़ है तो ये चीज़ स्पर्श बिंदु ही है। ये चीज़ क्या है? स्पर्श बिंदु ही है। अगर ये चीज़ स्पर्श बिंदु है तो आप कह सकते हैं यहाँ से सिंपली कि क्यू बी इक्वल टू बी आर। आप कहेंगे कैसे? इसी दिन रात के लिए तो पर में आप लोगों को 10.2 पढ़ाकर बैठे हैं, पर में 10.2 पढ़ाकर बैठे हैं। तो आप कहेंगे अब तो कोई नहीं, अब तो हो ही जाएगा। तो आप इसी प्रकार में आप क्या लिखेंगे? देखिए आर सी इक्वल टू सी एस, आर सी इक्वल टू सी एस, आर सी सी एस, एस डी पी डी, पी डी, ए पी इक्वल टू ए क्यू। और 1 2 3 4 बस 1 2 3 4। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ पहले ही कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि मैं जब बी आर और आर सी को जोड़ूंगा तभी मेरे को बी सी मिलेगा, नहीं तो उसके अलावा मेरे को बी सी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को इतना पता ही है। तो आप लोग कहेंगे ऐसा है, जब इतना मेरे को पता है, एक चीज़ आप लोग और लिख सकते हैं, दिया है में कि दिया है में आप एक चीज़ और बढ़ा सकते हैं कि ए पी समांतर बी सी, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ए पी समांतर बी सी दिया है पहले से ही। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? ए पी इक्वल टू ए क्यू। यहाँ तक आप लोगों ने 4 समीकरण लिख लिया। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा है, जब यहाँ तक हो गया तो इसके आगे आसान ही है। हमको पता है कि बी आर और आर सी को जोड़ेंगे तभी हमको बी सी मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कीजिए। देखिए क्यू बी, अब यहीं पर थोड़ा होता है कुछ गड़बड़। अगर मान लीजिए मैंने इधर का उधर कर दिया तो सिचुएशन लास्ट में कुछ गड़बड़ ही आता है। तो इसलिए जो है पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या लिखना पड़ेगा। आर सी, ठीक है, आर सी और उसके बाद बी आर। तो बी आर को हमको करना पड़ेगा इधर। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बी आर और यहाँ पर हो जाएगा क्यू बी। अब कहेंगे हाँ बी आर और आर सी को जोड़ूंगा, बी आर और आर सी को, तो मुझे बी सी मिल जाएगा ना। और उसके बाद जो है आप कहेंगे इसके आगे एस डी ए पी, यानी ए पी को जब मैं पी डी जोड़ूंगा तो यानी पी डी जाएगा यहाँ पर, पी डी और यहाँ पर जाएगा एस डी। अब आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। अभी मैं अगर डायरेक्ट ऐसे ही लिखता तो आप लोग कभी ध्यान नहीं देते, कभी भी नहीं, तो कहते हैं हाँ ठीक है ऐसे ऐसे करना है। अगर मैं पहले गलत को लिखा हूँ तो आप लोग जान जाएंगे कि हमको ध्यान से सोच समझ के लिखना है। अब कहेंगे कोई नहीं, समीकरण 1 2 3 4, 1 2 3 एवं 4 क्या करने पर? जोड़ने पर। तो आप कहेंगे जब जोड़ना है तो हो जाएगा बी आर प्लस आर सी प्लस पी डी प्लस ए पी इक्वल टू बी क्यू प्लस सी एस प्लस एस डी प्लस ए क्यू। इतना तो हो ही जाएगा। आप कहेंगे कोई नहीं, बी आर और आर सी क्या हो जाएगा? बी सी। तो आप यहाँ से लिख देंगे बी सी प्लस पी डी ए पी, पी डी ए पी हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी क्यू और ए क्यू, बी क्यू ए क्यू, बी क्यू ए क्यू हो जाएगा आप लोगों का ए बी प्लस, और एक सी एस एस डी बच गया तो हो जाएगा यहाँ से आप लोगों का सी डी। आप लोग कहेंगे कि यहाँ तक तो हमको समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर हो भी गया। तो अब आपको क्या करना है, ए बी, यहाँ पर देखिए हमको ये चीज़ प्रूव करना है कि ये चीज़ क्या है? इक्वल है। हमको केवल समांतर पता है कि समांतर है, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं पता है कि समचतुर्भुज है। जैसे हमको इसमें प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए ए चीज़ जो है, हमको चारों भुजा को बराबर करना है। यहाँ से हम लोगों का 2 चीज़ प्लस में, जैसे 2 चीज़ यहाँ से प्लस में आ गया है। तो अब आप लोगों को करना क्या है
एक लगाना पड़ेगा। और एक चीज कहेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज अगर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं इक्वल। ये आप लोगों को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज अगर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर पहले हमको देखना पड़ेगा, जैसे दिया पहले इसको लिख ही देना चाहिए, लेकिन लिखेंगे तो पूरा जगह ले लेगा, इसीलिए मैं लिखता नहीं हूँ। तो इसमें जब हमने लिखा था कि समांतर को भी ऐड किया है, तो समांतर अगर है तो जिसको मैं समांतर लूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया AP और BC, AP BC को लिया तो AD और BC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AD और BC हो जाएगा इक्वल। तो आप लोग कोई सा भी दो ले सकते हैं, और जब कोई दो ले लेंगे तो इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। इतना जब लिख लेंगे तो आप लोग BC और AD आपको पता है कि इक्वल है, क्यों है, मैं दिया ही है, मैं लिख देता हूँ कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इतना आपको पता चल गया। आप सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, अब जब इतना पता चल गया तो मान लीजिए कि आप AP और BC, AD और BC को लिए थे, ठीक है, तो इसको ले लिए थे तो ये आपको इक्वल पता है, तो हमको इसी को और इक्वल करना था, तो कोई नहीं, AD और BC, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ऐसा है, AD है और BC है, तो AD और BC की जगह किसी एक को ले लीजिए। आप कहेंगे हम ले लेते हैं BC को, तो यहाँ से हो जाएगा BC प्लस AD की जगह मैं क्या लिख दूंगा, BC, और यहाँ से AB प्लस CD है, इसके लिए जब देखूंगा तो ये दोनों भी इक्वल है, जैसे ये दोनों इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। अगर मैं प्रूव कर दूंगा A जो है इसके इक्वल है तो यानी सब बराबर हो जाएंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, AB को रहने दीजिए AB और CD को भी लिख दीजिए AB। अब यहाँ से हो गया, देखिए 2BC इक्वल टू 2AB, 2 से 2 कट गया, BC इक्वल टू AB, और जब BC इक्वल टू AB आ गया तो अब यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि जब A चिन्ह निकल गया तो अब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि AB BC CD DA होगा इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता था कि AD और BC इक्वल है, AB और CD इक्वल है। तो अगर मैं ये चीज़ इसके इक्वल कर दिया तो यानी A इसके बराबर, तो A इसके बराबर और A इसके बराबर, सब बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस यही प्रूव करना था, तो यही आप लोगों को करना था। और आप लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। आप लोगों का हो गया प्रश्न नंबर 11 तक। तो 2 प्रश्न और बचा है, 12 नंबर और 13 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों से और बता देता हूँ, आप लोगों से कर लीजिएगा, नहीं रहने दीजिए, संपूरक कोड है वो नहीं, आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का 5 प्रश्न और बचा है, कौन कौन सा मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1 2 3, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13। तो अगले लेक्चर में जो है इन्हीं 5 प्रश्नों को बता देंगे। तो अब ये लेक्चर यहीं तक रहता है, आगे मिलते हैं हम शेष बचे हुए प्रश्नों के साथ।